अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नेशनल गेम्स के लिए कराची में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को होगी, लेकिन बाज़ खेलों के मुकाबलों का आगाज हो चुका है। बिग बैश पर नजरें लग गई। पाकिस्तान के 7 सुपरस्टार क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। जनूबी अफ्रीका ने भारत को बेबस कर दिया है और आखिरी ओवर में हाई स्कोरिंग वनडे मैच की फतह छीनकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। एशेज सीरीज की अगर बात करें, जिसका दूसरा डे एंड नाइट टेस्ट ब्रिस्बेन में शुरू हो चुका है और इंग्लैंड की टीम इब्तदाई झटकों के बाद कदरे संभल गई है और मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चौथे दिन कराची ब्लूज ने बड़ा स्कोर बना डाला और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वाशिंगटन पहुंच गई है। ड्रॉस की तकरीब कल होगी और इस तकरीब के हवाले से भी आपको मजीद बताएंगे। इन मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और इसके साथ साथ आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कराची से ज़ुबैर नज़ीर खान, उनको भी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जो सबसे पहले इस वक्त नेशनल गेम्स हो रही हैं उन पर बात करेंगे। 35वीं ये नेशनल गेम्स है और इनका इनकाद जो है वो यकीनन कराची के लिए भी काफ़ी खुशाइंद बात है। तो ज़ुबैर से भी जानेंगे कि वहाँ पर कराची की जो सूरत हाल है वो कैसी है। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले कराची में जो 35वीं नेशनल गेम्स हैं उनकी जिस तरह से तैयारियाँ की गई हैं, पूरे जो खिलाड़ी हैं जो ममालिक से उन्होंने शिरकत की है, उनको खुशामदीद कहने के लिए क्या लगता है तैयारियाँ जो हैं वो अब कराची में किस मयार की गई हैं? देखें हिफ्ज़ा, कोयटा में लास्ट के नेशनल गेम्स हुई थी जिनमें आर्मी ने हमेशा की तरह बरतरी साबित की थी। उसके बाद वापडा दूसरे नंबर पर रहा था। आर्मी ने 199 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीते थे, जबकि वापडा की जो मेडल की तादाद थी वो 102 थी। उसके बाद नेवी फिर एयरफोर्स का नंबर था और सूबों में सबसे ज़्यादा जो बरतरी वहाँ साबित की थी वो सिंध ने साबित की थी। इस बार एक नए अज़म के साथ ये मुकाबला होने जा रहा है और बड़े अरसे के बाद कराची इस गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। 6 तारीख को इसका बाकायदा ओपनिंग होगी। उससे पहले आज कुछ मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है जिनमें नेटबॉल शामिल है और बॉक्सिंग के मुकाबले भी कल से शुरू हो रहे हैं। साथ कुछ फुटबॉल के जो मुकाबले वहाँ पर उसका भी आगाज़ हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन वही हमेशा की तरह होगी कि वापडा और आर्मी के एथलीट्स की परफॉर्मेंस पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान हमेशा कांटे के मुकाबले होते हैं और गालबन इन्हीं दोनों महकमों की वजह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बका है और स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखने में महकमों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ख़ासतौर पर आर्मी के एथलीट्स ने हमेशा अपने जो बरतरी उसको साबित किया। इस बार चूँकि मुकाबला दोनों के दरमियान से ही होगा और इसके साथ जब सूबाई सतह पर जो मुकाबले होंगे उन पर भी खासी इस दफ़ा थोड़ा सा खींचा तानी दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। तमाम एथलीट्स चाहते हैं कि इस गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस दें, मेडल जीतें, क्योंकि यही वो नेशनल सतह पर प्लेटफार्म है जहाँ से आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपना खुद को मनवाते हैं और फिर आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलता है। और इस दफ़ा अरशद नदीम पर चूँकि सबकी नज़रें होंगी, अरशद नदीम ने हाल ही में रियाद में इस्लामिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अब वो इन नेशनल गेम्स में भी एक्शन में नज़र आएंगे। अरशद के साथ यासर भी कराची पहुँच चुके हैं। दोनों के दरमियान 8 तारीख को मुकाबला होगा। दोनों का तल्लुक़ वापडा से है और आम तवक्को यही है कि ये गोल्ड और जो सिल्वर मेडल होगा ये वापडा के हिस्से में आएगा। मर्दों के साथ साथ अगर वीमेंस की बात करें तो उसमें चूँकि थोड़ी तादाद हमारी कम है तो मर्दों के तो 32 मुकाबले होंगे, जबकि वीमेंस के मुकाबलों की तादाद थोड़ी सी कम है। उसको 22 के करीब उनके कंपटीशन रखे गए। इसमें अमूमन तौर पर वापडा की जो एथलीट्स हैं ख़वातीन वो बरतरी साबित करती हैं। अब देखना यह है कि इस दफ़ा जो नेशनल गेम्स होने जा रही हैं जिसमें ख़ास तैयारियाँ की गई दोनों महकमों की जानिब से किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। या मैं थोड़ी सी पंजाब के दस्ते का जिक्र करना चाहूँगा कि पंजाब ने पहली बार बड़ा ऐलान किया अपने एथलीट्स के लिए कि जो गोल्ड मेडल जीत कर आएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा, जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसको 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह जो टीम ट्रॉफी में जो टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतेगा वो 8 लाख रुपए उसको इनाम दिया जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई अपने खिलाड़ियों को करेंगे इससे ज़्यादा कंपटीशन की फ़िज़ा पाकिस्तान में कायम होगी और इससे इंटरनेशनल सतह पर जो तैयारियाँ होंगी उसको भी हमें यकीनी तौर पर उससे बेहतर ज़्यादा एतमाद भी मिलेगा और खिलाड़ियों को मोराल भी उनका बूस्ट होगा इस गेम से। सही। सलीम साहब, क्या समझते हैं जो एथलीट आ रहे हैं, गालिबन 4000 से ज़्यादा एथलीट्स हैं जो कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, उनकी मौजूदगी में सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक के हवाले से अगर बात करें चैलेंजेस होंगे और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर एक जो पाकिस्तान का इमेज है वो मज़ीद बेहतर होगा? देखिए, सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में अब चाहे वो इंटरनेशनल कोई टीम आए या लोकल अपने इस तरह के कोई इवेंट हो, वो तो ज़बरदस्त दी जाती है क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि किस तरह से करना है।
तो इसमें भी इंशाल्लाह ऐसे ही ज़बरदस्त इंतज़ामात होंगे जो नज़र आएंगे आपको। और बाकी जो इंतज़ामात हैं वो जब इतना बड़ा कोई इवेंट होता है तो उसमें शिकायत तो आपको सामने आती है, ज़ाहिर है इसमें उस लेवल के इंतज़ामात तो नहीं हो सकते जो हम देख रहे होते हैं। कोई क्रिकेट का बड़ा इवेंट हो रहा है या कुछ और हो रहा है, यहाँ पर बजट को लेकर या दूसरी बातों को लेकर फिर वो एतराज़ात आते हैं कि जी रिहाइश अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था। लेकिन अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं। चले हम क्रिकेट करते थे, अभी हमारे नेशनल गेम्स ही है, लेकिन इसमें अरशद नदीम जब आएंगे तो कितने इंटरेस्ट लेवल लोगों का बढ़ जाएगा और उनको देखने के लिए काफ़ी लोग आएंगे। डिस्कशंस हो रही हैं अभी से ही। यूसुफ साहब ने कल जब खबर दी थी कि वो हिस्सा ले रहे हैं तो कल से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, तो लोग यही कह रहे थे कि यार हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ सेल्फी बनवाएंगे। तो ये एक इंटरेस्ट तो डेवलप हो चुका है गेम्स का, और इसमें बहुत अच्छी तरह जो है वो हमारे ज़ुबैर नज़ीर साहब रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने PhD किया हुआ है इस तरह के गेम्स में और इस तरह की चीज़ों में, तो मेरे ख्याल है उनको मौका देना चाहिए आपको। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए जो है हम इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर हो सकता है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम बिग बैश लीग की बात करें, 7 पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड के लिए किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है? देखिए, उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है कौमी टीम की मसरूफियत इन दिनों कोई नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स को NOC जारी कर चुके हैं। बिग बैश का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि IPL के बाद नो डाउट बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, जो इंडियन प्रीमियर लीग है। इसके बाद बड़ी लीग जो है वो बिग बैश को ही समझा जाता है, और पाकिस्तान के साथ जो है सुपरस्टार कहना चाहिए वो इसमें शामिल है और मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, हसन अली हैं, शादाब खान हैं। लेकिन ये असल बात यह है कि रिजवान ने अभी कल या परसों उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि PSL में हम जब एक दूसरे के मुखालिफ खेलते हैं तो पहला ही मैच उनकी टीम का जो है शाहीन अफरीदी की टीम के साथ है। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होंगी। कोई शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनके नाम पर बाकायदा वहाँ पर हारिस रऊफ इंक्लूयर बन चुके हैं, और उनके लिए बाकायदा एक साइड जो है मुख्तस की जाएगी ताकि लोग वहाँ पर आकर बैठें, पाकिस्तानी या उनके फैन उनके मैचेस को देख सकें। तो इस काफ़ी तवज्जो खींचेगी, और इसके बाद जब सीरीज़ होगी पाकिस्तान और श्रीलंका, फिर यकीनी तौर पर इनको वापस आना होगा। लेकिन क्योंकि 14 दिसंबर से शुरू हो रही है बिग बैश, तो काफ़ी इब्तदाई मैचेस जो हैं ये पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ खेल सकेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद जब पाकिस्तानी टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहाँ की कंडीशन से हम आगे होना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर इन पर नज़रें होंगी जिन 3 या 4 प्लेयर्स का मैंने नाम लिया कि किस हद तक उन कंडीशन में अपनी परफॉर्मेंस को निखार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सही। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे कि बाबर आजम और शाहीन की बात की, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, और इसके साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानी बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग का मसला रहता है वहाँ पिचेस पर, तो क्या लगता है इस बार क्या सूरत हाल रह सकती है? देखिए, T20 क्रिकेट जहाँ भी हो दुनिया में, वहाँ सबकी कोशिश यही होती है कि ऐसी पिचेस बनाई जाएं जहाँ पर बड़ा स्कोर बने। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सारी पिचेस ऐसी नहीं है कि जहाँ पर बैटर्स स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर स्कोर बड़ा बनेगा, और इंडिया की तरह 200 रन तो हर मैच में नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बेहतर स्कोर बनेगा। और बाबर का इम्तिहान होगा कि टॉप ऑर्डर पे किस तरह अपने जो स्ट्राइक रेट है उसको बरकरार रखते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान के नाम पर इस दफ़ा इन्होंने बहुत मार्केट किया अपने बिग बैश को, क्योंकि इंडिया तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता, और पाकिस्तान बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरह उन्होंने किया है कि नाम दिया है पाकिस्तान कि जैसे हारिस रऊफ़ के हवाले से कोई स्टैंड रख दिया, या बाबर आजम के हवाले से, इस तरह से उन्होंने किया है ताकि पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट कर सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेलेक्टर्स की भी नज़रें हैं इस पर, ख़ास तौर पे शादाब खान, क्योंकि शादाब खान को लेना चाह रहे हैं, ये जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उसमें कम बैक कराना चाह रहे हैं सेलेक्टर्स उनका। तो शादाब खान के फिटनेस तो यहाँ पर उन्होंने साबित कर दी अपनी NCA में ट्रेनिंग वगैरह करके, लेकिन मैच प्रैक्टिस की कमी है, तो मैच उनका वहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरह से खेल रहे हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मिस हो गई हमारे आज जो इंट्रो में, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन ये भी डिसाइड कर लिया है कि सलमान अली आगा कोई कैप्टन बरकरार रखा जाएगा। पहले ये शादाब के हवाले से बातें आ रही थी कि शायद उनको एज ए कैप्टन लाए या शाहीन को, अब ये तकरीबन डिसाइड हो चुका है, क्योंकि अब वो बहुत जल्दी सलमान नंबर 3 आ गए हैं पाकिस्तान के सक्सेसफुल कैप्टन्स में T20। इस साल पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा
ज़्यादा टेस्ट नेशंस में जो हैं उनमें 21 मैच जीते हैं T20 के, तो काफ़ी उन्होंने अपना नाम बना लिया। बैटिंग में मसाइल हैं, लेकिन जो सेलेक्टर्स वगैरह उनको क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का, और बोर्ड हुक्काम खासतौर पर टॉप ऑफिशियल्स के, टीम अब एक यकजा नज़र आ रही है, फाइट करती नज़र आ रही है टीम। तो इस चीज की वजह से उनके ऊपर एतमाद किया है, तो एक शेप पाकिस्तान टीम की बन गई। जो बैटिंग है उसमें थोड़े मसाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कैप्टनसी की बात करें तो क्या लगता है कैप्टनसी में वो बिल्कुल परफेक्ट है? हमने उनके कुछ फैसले भी देखे, काफी इंप्रूव हुई है, काफ़ी उनकी कैप्टनसी इंप्रूव हुई है। क्योंकि देखें, हम लोगों ने ट्राई नेशन सीरीज़ अभी जीती, एशिया कप में हम इंडिया से 3 मैच हारे लेकिन फाइनल में पहुंचे। उससे पहले हमने एक और ट्राई नेशन जीती थी, साउथ अफ्रीका को हमने हराया, श्रीलंका को हराया। काफ़ी सारे हम लोगों ने अब जीतना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की टीम ने वाइट बॉल क्रिकेट में, और अब टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। अब किसी तब्दीली का वक्त तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने आ रही है उससे जो मेरी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ आला शख्सियात से, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन एक जो पॉजिटिव चीज़ जो टीम के क्लोज हैं लोग, उन लोगों ने बताई, चाहे वो प्लेयर्स हों या दूसरे लोग हों, कि काफ़ी अरसे बाद टीम एक जेल इन होती नज़र आ रही है कि मुत्तहिद खेल रही है। ये नहीं लग रहा कि 4 बंदे कैप्टनसी के चक्कर में लगे हों और दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हों। अब एक कैप्टन के साथ सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। तो ये एक पॉजिटिव साइन जो लोग बता रहे हैं कि नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब शादाब आएंगे तो उनके आने से टीम की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। गो के प्लेइंग 11 में उनको कैसे शामिल किया जाएगा बड़ा एक सवाल है, क्योंकि नवाज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत स्पिनर हमारे, और अबरार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कम से कम स्क्वाड में तो फिलहाल वो आ रहे हैं। तो एक शेप पाकिस्तान टीम की अब एक नज़र आ रही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिग बैश की कि यहाँ हमारे प्लेयर जा रहे हैं, बड़े वहाँ खेल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन साथ में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बांग्लादेश लीग में शायद पाकिस्तानी प्लेयर को इजाज़त ना मिले, क्योंकि वो एक आ चुकी है खबर आज के वहाँ पर सीखने का एक बेहतरीन मौका होगा हमारे प्लेयर्स के पास। जुबैर नज़ीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाह रहे थे कि जुबैर, कराची में जो 35वीं नेशनल गेम्स है उसकी तैयारियों के हवाले से सबसे पहले बताइएगा, किस मयार की तैयारियाँ हो रही हैं, कितनी भरपूर तैयारियाँ? जी बिल्कुल, 35वीं जो चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप, एक तवील अरसे के बाद 18 बरस के बाद कराची में हो रही है। कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बान है, और इंतजाम की अगर बात की जाए तो इंतजाम का सिलसिला ताहाल जारी है। और कराची के जो 23 मकामात चुने गए हैं जिन पर जो है जितने 32 गेम्स का इनेकाद होगा, इसके सिलसिले में जो है मुख्तलिफ जो कॉन्टिजेंट हैं वो जो है शमूलियत के लिए कराची पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज जो है बलूचिस्तान का दस्ता जो है कराची पहुंचा है, जबकि पंजाब का जो है 2 हिस्सों में जो है दस्ता पहुंचेगा। एक आज पहुंचा है जिसमें हॉकी की टीम भी शामिल है, बाकी खिलाड़ी और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं वो कल आएंगे। इंतजामात मुख्तलिफ मकामात पर जारी और सारी हैं, जबकि अगर हम देखें तो हफ्ते से शुरू होने वाले नेशनल गेम्स की इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात जो किए जा रहे हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सिंध हुकूमत और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ये मिलकर जो है इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बाद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो है इंतजामात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। खासतौर पर कराची में जो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से जो है बहुत खिलाड़ी और ऑफिशियल जो है बहुत यानी एक तरीके से वो परेशानी का शिकार है, क्योंकि फ्यूमिगेशन का जो है सिलसिला अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि आला हुकाम ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की थी कि जो 23 मकामात हैं यहाँ पर जो है जरासीम कश अद्वियात हैं उनका जो स्प्रे होना चाहिए, लेकिन वो हनूज नहीं हो सका। हालांकि कराची में डेंगू के तेजी से बढ़ते हुए वाकयात जो है वो बहुत तशवीशनाक हैं, तो इस हवाले से इंतजाम किए जाने चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले जुबैर ये भी बताइएगा, इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को होगी लेकिन बाज़ खेलों का मुकाबलों का आगाज़ भी हो चुका है, तो अगर इफ्तिताही तकरीब के हवाले से बताएंगे कि कौन होगा मेहमान खुसूसी, कौन कौन शिरकत करेगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी, और इस मौके पर जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो नहीं आ रहे, तो उनकी जगह जो है बिलावल जरदारी जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताही तकरीब के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मौके पर जो है दिलचस्प और रंगारंग जो है तकरीब का इनेकाद होगा और सकाफती शोज होंगे। इसके अलावा जो म्यूजिकल कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ फनकार जो अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इसके
अलावा जो है इसकी खास अहम तरीन बात ये होगी कि ओलंपियन अरशद नदीम जो है वो अपने जेवलिन थ्रो का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जो कि हज़ारों अफराद की जो तवज्जो का मरकज़ होगा। इब्तिदाई तकरीब के लिए जो है मुख्तलिफ वफूद भी शिरकत के लिए आ रहे हैं, जिसमें चारों सूबों के सूबाई वज़राए खेल जो है वो खुसूसी तौर पे आ रहे हैं। इसके अलावा आज जो अहम चीज़ ये है कि चैंपियनशिप की ट्रॉफी, जो कि आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है और विनिंग ट्रॉफी करार दी जाती है, वो और ओलंपिक मशल जो कि रिवायती अंदाज में रोशन की जाती है, वो भी आज जो है मेज़बान सिंध के हवाले कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है खूबसूरती के साथ जो है सजावटें की गई हैं और नेशनल गेम्स के इवेंट के हवाले से, खुसूसी तकरीब के हवाले से भरपूर तैयारियां इस वक्त कराची में जारी हैं। ज़ुबैर नज़ीर खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर एशेज सीरीज़ की बात करें तो दूसरा डे एंड नाइट टेस्ट इस वक्त ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, क्या कहेंगे? इंग्लैंड जो स्टार्टिंग में डगमगाई, उसका जो रिबिल्डिंग प्लान था वो कैसा लगा आपको? देखिए, ये पहला पिंक बॉल टेस्ट है, एक ही मैच था पूरी सीरीज़ में एशेज में, और मेरे ख्याल में आज जिस तरह एक अच्छा मुकाबला हुआ कि जब खेल ख़त्म हुआ तो 325 रन किए थे 9 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने, और ख़ासतौर पर इसमें जो बात थी, जो रूट की सेंचुरी थी, उनकी 40वीं सेंचुरी थी मजमूई तौर पर, और पहली बार उन्होंने एशेज़ में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया और उन्होंने 1000 रन भी अपने कंप्लीट किए हैं। इब्तिदा में जैक कराली के साथ उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, पार्टनरशिप कायम हुई। उसके बाद जो आखिरी 9वीं विकेट की शराकत में उन्होंने 51 रन अभी बनाए। जोफ्रा आर्चर के साथ आर्चर 32 रन पर नॉट आउट है, जबकि 133 या 35 रन किए हैं जो रूट ने। तो एक अच्छा मुकाबला था आज, ख़ासतौर पर जो मिचेल स्टार्क हमेशा की तरह उन्होंने ज़बरदस्त अटैक किया। आते ही वो 5 रन पर उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट की, जिसके बाद थोड़ा इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने संभल कर खेलने उस पर कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। ओवरऑल अगर आज के खेल को कहा जाए तो मेरे ख्याल में जो रूट और मिचेल स्टार्क के नाम जाता, जिन्होंने 6 खिलाड़ी को आज भी आउट किया। इससे पहले भी उन्होंने पहला मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट करने का कारनामा अंजाम दिया था। आज उन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस में विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आपको याद होगा कि 104 टेस्ट मैचेस में 414 टेस्ट खिलाड़ियों को आउट किया था वसीम अकरम ने। आज 102वें टेस्ट मैच में ये मिचेल स्टार्क ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा और उनकी विकेटों की मजमूई तादाद अब 418 हो गई, जिस पर वसीम अकरम ने उनको खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी कि उनका वो कारनामा बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने तोड़ा, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि यूसुफ ने भी जिक्र किया, जो रूट की अगर बात करें, उनकी 40 सेंचुरियों में से ये सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में क्या मुश्किलात है जिसके बावजूद भी इसे ज़्यादा कीमती समझा जा रहा है? देखें, हिफ्ज़ा, जो एशिया सीरीज़ है ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हमेशा कांटे की होती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं। पहला मैच जो है 1 साइडेड हो गया था, इंग्लैंड हार गई थी। आज जो है टेस्ट जीता, टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। एक मौके पर तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऐसे लगता था कि शायद गलत फैसला है, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने आते ही जो है उनकी 2 विकेटें जो है बगैर किसी रन के उन्होंने बेन डकट और लॉलीपॉप को 0 पर आउट कर दिया था। इसके बाद लंबी पार्टनरशिप हुई और जैक कराले बहुत अच्छा खेले। फिर जैसा आपने जो रूट का जिक्र किया, उनकी 40 सेंचुरियाँ, और मेरा ख्याल है ये बड़ी मुश्किल हालात में अब भी वो जब दिन का खेल हुआ तो 135 पर नॉट आउट है। और ख़ास तौर पर जो आखिरी खिलाड़ी थे उनके साथ जोफ्रा आर्चर, वो भी अभी तक 32 रन जोड़ चुके हैं। एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई इंग्लिश टीम। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो ब्रिस्बेन टेस्ट है, डे एंड नाइट टेस्ट, इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि आपको याद होगा उनके जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं पैट कमिंस, वो अनफिट हैं, इन दिनों बहाली के अमल से गुजर रहे हैं। उन्होंने नेट पे 25 ओवर्स कराए हैं और ये उम्मीद थी कि वो ये टेस्ट खेलेंगे। जैसा कि स्टीव स्मिथ जो कैप्टन है, उन्होंने कहा है कि वो बड़ी जल्दी जो एक्शन में नज़र आएंगे, लगता है कि तीसरे मैच में लाजमी आ जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए पाकिस्तान के सेंस में कह रहा हूँ कि 25 ओवर कराने के बावजूद उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने अपने कप्तान को बाहर बिठा दिया। लेकिन हमने पता नहीं किस किस खिलाड़ी को उसके 100% फिटनेस ना होने के बावजूद हम उनको खिलाते रहे हैं। शाहीन अफरीदी खेले, नसीम शाह खेले, हारिस रऊफ खेले, और पता नहीं किस किस खिलाड़ी को हमने जो है ना वो बाहर रेस्ट नहीं दिया, PSL या दूसरे हम खिलाते रहें। उसी वक्त किसी प्लेयर को चांस देना चाहिए और ये पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना चाहिए। हालांकि बोर्ड की पॉलिसी ज़रूर है ये कि जब तक 100% फिट नहीं होता कोई प्लेयर, उसको जो है टीम में ना डाला जाए या कम अज़ कम प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करना चाहिए। सही। सलीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कमेंट देंगे?
बहुत ज़बरदस्त। पहला मैच हो या ये दूसरा मैच हो, दोनों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा। गो के सबसे ज़्यादा विकेटों का रिकॉर्ड तो मुरलीधरन का 800 होगा, मुझे नहीं लगता आप कोई तोड़ सकेगा। और फास्ट बॉलिंग में भी बल्कि 700 प्लस उनकी, एंडरसन की, इंग्लैंड के जो हैं इनकी विकेटें, उधर भी कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन अपने हिसाब से जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी। और इसमें अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, दुनिया में कहीं भी आप मैच देखें इतनी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी जितना अच्छा वहाँ पर आकर खेल रहे थे। विकेटें भी गिर रही थी लेकिन रन बनने का सिलसिला भी जारी था और ऐसे ज़बरदस्त शॉट्स खेल रहे थे। हैरी ब्रूक गो के जल्दी आउट हो गए मगर उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक मुख्तसर इनिंग खेली, लेकिन लग रहा था वो भी बड़ा स्कोर करेंगे। बैन स्टोक्स के साथ बड़ी बैड लक हुई, हालांकि गलती उनकी है, शॉट खेलते ही भाग पड़े और जिस तरह से इंग्लिश ने उनको डायरेक्ट रन आउट किया, उसके बाद बैन स्टोक्स ने अपना ही नाम दोहराया और फिर गुस्से में चले गए बाहर। तो खैर बहुत अच्छा मैच ये हो रहा है और जो आखिरी अभी जो पार्टनरशिप चल रही है लास्ट विकेट की, वो भी बहुत अच्छी जा रही है आर्चर के साथ इनकी रूट की। और रूट जैसे यूसुफ साहब ने भी बताया कि पहली बार उनको मौका मिला है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी की है, जो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। तो उनकी एक जो विश लिस्ट होगी, एक टिक बाकी था जो आज वो भी उन्होंने लगा दिया। तो एक ऑस्ट्रेलिया वाले पहला मैच जीतने के बाद बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे और अब थोड़ा सा उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं जी ये भी मुकाबला करने के लिए आए हैं। और पहला दिन तो इंग्लैंड के ही नाम रहा और ये जो उस तरह का ये मैच होता है पिंक बॉल से नाइट, इसमें ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रही है। शायद 14 में से 13 मैचेस स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं अगले टॉपिक की जानिब आऊंगी। जाहिद साहब कहिएगा, भारत और जनूबी अफ्रीका के हाई स्कोरिंग, अगर हम वनडे मैच की बात करें, 358 का टारगेट था भारत की जानिब से और 362 बनाए साउथ अफ्रीका ने और अभी भी 4 बॉल्स रिमेनिंग थी। साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट चेस किया। साउथ अफ्रीका की बैटिंग कितनी शानदार थी और क्या लगा कि डेथ ओवर्स में इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो क्यों इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए? हिफ्ज़ा देखें, बहुत ही अच्छा मैच हुआ देखने के नुक्ता नज़र से, क्योंकि जब बैटिंग पिचेस होती हैं, हाई स्कोरिंग मैच होता है, वहाँ आपको स्टेडियम पता है इंडिया में बहुत शौक है क्रिकेट का, तेल धरने को जगह नहीं थी, स्टेडियम हाउसफुल था। पहले विराट कोहली, उनकी 2 विकेटें हालांकि जल्दी गिर गई थी, विराट कोहली और गायकवाड़ ने बहुत ही उम्दा खेल पेश किया। विराट कोहली ने ख़ास तौर पर मुसलसल दूसरे मैच में सेंचुरी बनाकर एक किस्म की जो इंडियन मीडिया ही खबरें देता है कि गौतम गंभीर के साथ उनकी अनबन हमेशा रहती है, रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, उन्होंने बहुत ही करारा और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। शानदार इनिंग्स थी विराट कोहली थी। फिर गायकवाड़ बहुत ही अच्छा खेले, क्योंकि मिडल ऑर्डर में इंडिया को वनडे में या मुख्तलिफ तर्ज की क्रिकेट में हमेशा मसला रहा है कि किसने खेलनी है। के राहुल मिडल में है, संजू सैमसन है, शहयास हैं या गायकवाड़ है। गायकवाड़ जो है ना चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ही हैं, तो बहुत ही शानदार उन्होंने भी इनिंग्स के लिए एक बड़ा स्कोर बनाया। इंडिया ने 358 रन, लेकिन टैम्पा बूमा, मेरा तो ख्याल अब माएँ भी ये नाम लेके बच्चों को डराती होंगी टैम्पा का, उनके यूट्यूबर जो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं अपनी टीम के, कि इतना बड़ा स्कोर भी इसमें ख़ास तौर पर इंडिया की एक तो कमज़ोर बॉलिंग थी जो आपने खुद कहा डेथ ओवर में, ख़ास तौर पर उनके फास्ट बॉलर्स अच्छी नहीं कर सके। फिर अगर साउथ अफ्रीका का जिक्र किया जाए, बड़ी ही प्लानिंग के साथ उनकी टीम खेली है और बड़ी टीमें यही करती हैं कि उन्होंने टारगेट क्या रखना है, क्योंकि ऑस पड़ रही थी, जब तक ड्यू ज़्यादा नहीं पड़ी थी तो टैम्पा बूमा और एडन मरकरम जो है बहुत ही संभल कर खेलते रहे। जैसे ही ऑस ज़्यादा पड़ने लगी, स्पिनर्स की ख़ास तौर पर जो है गेंद जो है वो उनके काबू में नहीं आ रही थी, तो वो फिर खोल खेलने लगे। बहुत अच्छा खेली साउथ अफ्रीका की टीम और जो नामुमकिन उनको मुमकिन कराया। कार्बन बोस जो है वो हर मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं और आखिर उन्होंने अपनी टीम को फतह दिला दिया। लेकिन क्योंकि इसमें अब बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, शामी को बहुत पहले बाहर बिठा चुके हैं, उनके फास्ट बॉलर्स को ख़ास तौर पर इसमें मार पड़ी है और एक अच्छा मैच जो है बड़े अरसे के बाद मिला और ख़ास तौर पर इंडिया में इंडिया को हराना बहुत बड़ी कामयाबी कहना चाहिए। टैम्पा बूमा ने जो साथ दिया एडन मरकरम का वो भी लाजवाब था कि एक उम्दा एक हाई स्कोरिंग मैच था और सीरीज़ अब बराबर होगी और तीसरा मैच यकीनन जो उनका हफ्ते को खेला जाएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सही। यूसुफ, क्या लगता है, जैसा कि हम टिम्बा बावुमा की बात कर रहे हैं, उनकी कैप्टनसी में आपको कौन सी नुमाया तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आई? देखें, हर मैच में बेहतरी नज़र आ रही है। टेस्ट मैचेस में जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि लगातार 12 टेस्ट मैचेस उन्होंने जीत रखे हैं
और इसकी इतना बड़ी क्रेडिट मेरे ख्याल में किसी और कप्तान का अभी तक हिस्से में नहीं आया, ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीकन कप्तान के हवाले से। और बोमा के आने से यकीनी तौर पर उनका जो मोराल है टीम का बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और इस मैच को तो यकीनी तौर पर कई हवालों से याद रखा जाएगा। 3 इसमें सेंचुरियां बनी, मार्कन ने सेंचुरी बनाई, गायकवाड़ ने, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई। विराट कोहली की ये लगातार दूसरी और 53वीं सेंचुरी थी और उसके साथ साथ उन्होंने नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। और सचिन तेंदुलकर एक और रिकॉर्ड भी था कि 34 मुकामात पर उन्होंने सेंचुरियाँ की थी, तो उसमें विराट कोहली ने वो रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इसमें बहुत सी एक मिसाल थी यंगस्टर के लिए कि एक तो ये कि जब आप अर्ली ऑन आपकी विकेटें गिर भी जाएँ तो फिर आपने भी उसको दिल छोटा नहीं करना, बल्कि बेहतर प्लानिंग और पार्टनरशिप को छोटी छोटी बनाकर अपने टारगेट की तरफ जाना। हालांकि जब 358 का स्कोर बोर्ड सामने नज़र आ रहा तो ऐसा लग रहा कि शायद साउथ अफ्रीका की टीम इसको चेज़ करने में नाकाम रहेगी, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने उसको चेज़ किया, मेरे ख्याल में एक क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा एक चीज़ उसको कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। ये मैच यकीनन हाई स्कोरिंग था और साउथ अफ्रीका ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया है। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।